हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सवेल की थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस को डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप जाकर उस वीडियो को ढंग से देखें और उसके बाद ही आज के लेक्चर पर आएँ। आज के लेक्चर और पिछला लेक्चर कंबाइन करने के बाद हम लोग बोहर के मॉडल पर जाएंगे और बोहर का मॉडल क्यों ज़रूरी था और क्यों रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, जिसके बाद बोहर का मॉडल आया। उसके लिए आज का लेक्चर जानना और पिछला लेक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। नीट में अभी तक इस टॉपिक से कुछ खास सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन जिस तरीके का थ्योरेटिकल पेपर नीट का बनता चला जा रहा है उस हिसाब से किसी भी साल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट में एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड थ्योरी आ सकती है। दूसरा जो कि सालों से नीट में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, रिडबर्ग फॉर्मूला। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अगर आप पकड़ लेंगे, जो कि मैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में करवाऊंगा, तो रिडबर्ग फॉर्मूला आपको बहुत ईजी लगेगा। तो आज का लेक्चर इन्हीं दोनों एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और रिडबर्ग फॉर्मूले पर होने वाला है। ये टॉपिक थ्योरेटिकल है और इस टॉपिक में थ्योरी भी है, मतलब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ही प्रोडक्ट रिडबर्ग फॉर्मूला आया था। इसके अंदर थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो नीट में इन दोनों टॉपिक से अभी तक रिडबर्ग फॉर्मूला यूज किया गया न्यूमेरिकली। थ्योरेटिकली अभी इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग आज के लेक्चर में इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? When radiations from source like sun passing electric discharge through a gas at low pressure, pressure कम होना चाहिए, or by heating substance at high temperature is passed directly through prism से पास किया और परसीव किया फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखते हैं क्या होता है। एक हमने इस तरीके से एक बोर्ड टाइप लिया, उसके अंदर एक छोटी सी हमने छेद कर देते हैं, तो उसको स्लिट बोलते हैं। मिलीमीटर में डिस्टेंस होता है उसका। व्हाइट लाइट पास की, उस स्लिट से व्हाइट लाइट निकली, प्रिज्म से पास की। प्रिज्म क्या करेगा? व्हाइट लाइट के साथ जो रंग होते हैं उनको स्प्लिट कर देगा विबग्योर में। हम जानते हैं रेड जो है वो सबसे कम डेविएशन दिखाता है तो सबसे ऊपर, और वायलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा डेविएशन दिखाता है तो नीचे। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाएगा व्हाइट लाइट का। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? हमने एक सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया, उसकी रेडिएशंस पास करी स्लिट से, प्रिज्म से पास करी, तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर वैसे सब कुछ ऊपर से नीचे तक काला दिखेगा। बस वो जो वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन ये सब्सटेंस एमिट कर रहा है, जैसे NaCl येलो की वेवलेंथ करता है, येलो कलर की वेवलेंथ, तो उसकी दो लाइन हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर दिख रही है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? कलर ऑफ द लाइट एमिटेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे ये NaCl जो है वो येलो लाइन प्रोड्यूस करता है, कोई और सब्सटेंस होगा वो किसी और कलर की लाइन को प्रोड्यूस करेगा, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर वो वेवलेंथ की लाइट आ जाएगी। बाकी पूरी फोटोग्राफिक प्लेट जो है अलग अलग वेवलेंथ होंगे ना, ऊपर से लेके नीचे तक, वो सब ब्लैक दिखेंगे, खाली वही रीजन उस कलर से लाइटेड दिखेगा जिसका ये सब्सटेंस है। Hence the line spectra can be called as fingerprint of atoms। अरे भाई, जो तुम सब्सटेंस लोगे उस तरीके की वेवलेंथ यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे अपीयर होगी, तो हम समझ जाएंगे। हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स करके देखा हुआ है कि येलो लाइन जो है वो NaCl से ऑब्टेन होती है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और हमें येलो लाइन मिलेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये सब्सटेंस NaCl था। तो इसलिए कहा गया कि hence line spectra is the fingerprint of atoms। जो वेवलेंथ तुम्हें दिखेगी तो तुम्हारे पास बुक में पता होगा तुम्हें पहले से ही कि ये कलर आया, मतलब हमारा सब्सटेंस जो है वो ये वाला है। तो इस तरीके से दो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, उसके दो पार्ट मैंने बताया। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट पास करी प्रिज्म से, सारे साथ के साथ रंग आ गए, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कोई सब्सटेंस हीट किया, उसकी रेडिएशन पास करी प्रिज्म से, जिस कलर की वेवलेंथ मिली तो उसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। आगे अब चलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पर। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। तो
पहले इसको डायग्रामेटिकली हम देखते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। हमने वही कार्डबोर्ड टाइप लिया, उसके अंदर छोटी सी स्लिट कर दी मिलीमीटर डिस्टेंस की, यहाँ से वाइट लाइट पास करी, और इस बार हमने क्या किया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में तो हम लोग सीधा प्रिज्म रख के देखते थे फोटोग्राफिक प्लेट पर। इस बार हमने क्या किया, बीच में एक NaCl का सोल्यूशन रख दिया प्रिज्म और इस स्लिट के बीच में, और पास करी। स्पेक्ट्रम तो हमें सारे ऑब्टेन हुए, लेकिन क्या हमने पिछले उसमें क्या देखा था लाइन स्पेक्ट्रा में के NaCl जो है जब हम उसको हीट कर रहे थे तो स्लिट विथ और प्रिज्म से पास करने के बाद जो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें सिर्फ येलो कलर की वेवलेंथ मिल रही थी। इस बार हमने क्या किया कि व्हाइट लाइट को NaCl सॉल्यूशन से पास किया और फिर प्रिज्म से यहां से पास करा इसको प्रिज्म से। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें सारे कलर ऑब्टेन हुए, लेकिन येलो कलर के कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग हो गए। येलो कलर के सम वेवलेंथ्स गॉट मिसिंग। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर हम NaCl का सॉल्यूशन हटा दें और तब प्रिज्म से पास करें तो पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो व्हाइट लाइट है उसमें NaCl के सॉल्यूशन ने कुछ येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद प्रिज्म से पास किया उस व्हाइट लाइट को। व्हाइट लाइट के अंदर जो येलो कलर की वेवलेंथ थी उसको NaCl सॉल्यूशन ने कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर प्रिज्म से पास की व्हाइट लाइट को। तो यहां पर इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कुछ येलो कलर की, अभी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रहा नहीं, मैं बता रहा हूं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कुछ येलो कलर की वेवलेंथ मिसिंग हो गई। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू, सबसे पहले किससे पास किया, सोल्यूशन या फिर किसी वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस से, और उसके बाद एनालाइज करें अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप पे प्रिज्म लगा के, इट इज ऑब्जर्व दैट सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कुछ डार्क लाइंस मिल जाएंगी तुम्हें, जैसे कि यहाँ पर येलो कलर की वेवलेंथ कुछ मिसिंग हो जाएंगी, तो उन येलो कलर की वेवलेंथ की जगह कुछ डार्क लाइंस आ जाएंगी। तो ये है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर इस NaCl को सॉल्यूशन को हटा दें हम, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रा क्या था, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को हीट करने पे प्रिज्म स्लिट से और फिर प्रिज्म से पास करने पर जो पूरा डार्क फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ आ जाएंगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, NaCl सॉल्यूशन से पास की व्हाइट लाइट कुछ, अब NaCl सॉल्यूशन क्या करता है, येलो कलर की वेवलेंथ होती है उसकी, तो कुछ येलो कलर की वेवलेंथ उसने अब्सॉर्ब कर ली सॉल्यूशन ने और फिर प्रिज्म से पास किया व्हाइट लाइट को। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ येलो कलर की वेवलेंथ मिसिंग हो गई जो हमें डार्क बैंड्स की तरह दिखेगी। तो ये है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसके ऊपर 2-3 डिफरेंसेस हैं जो बुक में लिखे रहते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बीच में डिफरेंसेस, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड्स में जब इन दोनों को अच्छे से पढ़ा था तो भी आपने ऑब्जर्व कर लिए होंगे। अब अभी आप लाइंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही लाइंस लिखी हुई हैं जो कि हमने अभी थ्योरी में देखा है। इनमें से कोई भी लाइन नीट में अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर आया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट या इनकरेक्ट, तो इनमें से कोई भी लाइन उठ के आ सकती है। इनको ध्यान से समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली, जो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, obtained when radiation from source are directly analyzed in spectroscope. And absorption spectrum is obtained when white light is first passed through substance and transmitted light is analyzed in spectroscope. अभी हमने देखा था कि एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या किया, स्लिट वाली उसको रखा, व्हाइट लाइट पास करी, प्रिज्म से जो है वो डेविएट की व्हाइट लाइट, स्प्लिट हो गए कलर्स और विबग्योर ऑब्टेन हो गया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन गया था। ये पहला एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि उसी स्लिट और प्रिज्म के बीच में कोई सोल्यूशन रख लेते हैं। वो सोल्यूशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पर विबग्योर बनता है उसमें से कुछ वेवलेंथ्स जो है वो मिसिंग हो जाती हैं। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें NaCl का सोल्यूशन लिया था, तो येलो कलर की वेवलेंथ जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके अंदर कुछ येलो कलर की वेवलेंथ मिसिंग हो गई। It consists of bright colored lines separated by dark spaces.
ब्राइट लाइन है, जैसे कि हमने लाइन स्पेक्ट्रा में देखा, ये तो पहला पार्ट जो है एमिशन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर इन्होंने दे दिया है, दूसरा पार्ट इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा के ऊपर कह दिया है। जैसे लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या किया था हमने, NaCl को हीट किया, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ डार्क स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ ब्राइट कलर के स्पेसेस आ गए थे डार्क पूरे उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वही पहले वाले पार्ट की ही दूसरी भाषा में कह दिया है कि जैसे फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर विबग्योर ऑब्टेन्ड है, कुछ लाइंस कुछ वेवलेंथ जो है वो मिसिंग हो जाएंगी, तो वहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ डार्क लाइंस आ जाएंगी। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस किसके अंदर, लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर, लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कुछ वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर से कुछ जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर से कुछ वेवलेंथ जैसी मिसिंग होगी, वैसे ही वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही है एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में एक सोल्यूशन डाल दे रहे हैं ताकि कुछ वेवलेंथ जो है वो मिसिंग हो जाए। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, तो देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसके अंदर कुछ वेवलेंथ्स मिली, जैसे कि कुछ 90 से लेकर 120 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ मिलती है वो लाइमन ने डिस्कवर की, तो उसको लाइमन सीरीज कह देते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन की। बाल्मर की कुछ जो बाल्मर ने डिस्कवर की वो 400 से लेकर 600 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ उसने देखी, जिसके अंदर हमारे व्हाइट लाइट के सातों कलर है विबग्योर। पास्चन, ब्रैकेट और फंड ने जो वेवलेंथ डिस्कवर करी वो इंफ्रारेड थी। तो उन वेवलेंथ की क्या वैल्यू है, किस रेंज में लाई करती है, वो तुम्हें बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में तुम्हें दे रखा होगा, वो देख लेना किस रेंज में होती है वो वेवलेंथ, लेकिन वो इंफ्रारेड होती हैं। जो दो कॉमन है वो मैंने बता दिया कि लाइमन की लाइमन ने जो डिस्कवर की वेवलेंथ वो 90 से 120 नैनोमीटर की थी, जिसे जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन यूवी रेज जिसे कहते हैं। बाल्मर की जो थी वो विजिबल रेज थी जो हमें आंखों से दिखती है, विबग्योर वो 400 से लेकर 600 नैनोमीटर तक की हैं, और पास्चन, ब्रैकेट और फंड की जो है वो इंफ्रारेड है। रेडबर्ग फॉर्मूला जो रेडबर्ग ने दिया था वो इन्हीं लाइमन बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए, इनकी वेवलेंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए दिया था। क्या है वो फॉर्मूला, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, ये तो हम पहले लेक्चर में ही देख चुके हैं, इज इक्वल्स टू आर इज द रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1.09 इंटू 10 की पावर 7, और अगर 1 बाय आर हो तो 912 एमस्ट्रॉन्ग, 912 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर्स, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, जेड इज द atomic number and r is the constant, Rydberg's constant, जिसकी वैल्यू बता रखी है मैंने, r is equals to 1.09 into 10 की पावर 7, और अगर 1 by r करना हो तो 912 एंगस्ट्रॉम इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये n1 और n2 क्या है, ये जो सीरीज तुम सेलेक्ट करोगे उसके नंबर्स होंगे, ये जैसे किस लाइन से किस लाइन तक जाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, अगर n1 इक्वल्स टू 1 है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, ये टर्म समझ लो, ये टर्म्स आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आएंगी। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो इसके अंदर क्या होगा, n1 इक्वल्स टू 1 और n2 इज इक्वल्स टू 2। लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन, इसके अंदर भी n1 तो 1 ही होगा लेकिन n2 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन, तो n1 इज इक्वल्स टू 1 और n2 इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन कहूं तो n1 इज इक्वल्स टू 2 और n2 इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं बाल्मर सीरीज की ही सेकेंड लाइन कहूं, बाल्मर सीरीज की सेकेंड लाइन, तो n1 इज इक्वल्स टू 2 और n2 इज इक्वल्स टू 4। हमें n1 लाइमन के लिए हमेशा 1 लेना है, बाल्मर के लिए हमेशा 2 लेना है,
पास्टन के लिए 3, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट के लिए N1 इक्वल्स टू 4 और पी फंड के लिए, या फंड जिसको बोलते हैं पीस में साइलेंट हो जाता है, N1 5 लेना है। अगर फंड की फर्स्ट लाइन कहूं मैं, फंड सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होगी, N1 इज इक्वल्स टू 5 और N2 इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड लाइन क्या होगी, N1 इक्वल्स टू 5, N2 इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरीके से N1 हमेशा N1 इज इक्वल्स टू 1 लाइमन के लिए, N1 इज इक्वल्स टू 2 बाल्मर के लिए, N1 इज इक्वल्स टू 3 पास्टन के लिए, N1 इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट के लिए और N1 इक्वल्स टू 5 फंड के लिए। पहली लाइन लाइमन की N1 इज इक्वल्स टू 1, N2 इज इक्वल्स टू 2। दूसरी लाइन लाइमन की N1 इज इक्वल्स टू 1, N2 इज इक्वल्स टू 3। लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन N1 इज इक्वल्स टू 4, N2 इज इक्वल्स टू 4। बाल्मर सीरीज की पहली लाइन N1 इज इक्वल्स टू 2, N2 इज इक्वल्स टू 3। बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन N1 इज इक्वल्स टू 2, N2 इज इक्वल्स टू 4। ये समझ में आ गया होगा। अगर वो बोले लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन, तो N1 इज इक्वल्स टू 1, ये तो हमेशा ही रहेगा, और N2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट ले लेना है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर वो बोले बाल्मर की लिमिटिंग लाइन, तो N1 इज इक्वल्स टू क्या लेना है हमें, 2 और N2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। लिमिटिंग लाइन के लिए N2 इनफाइनाइट हो जाएगा और N1 जो तुम्हारा जो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि N1 इज इक्वल्स टू 1 लाइमन के लिए, N1 इज इक्वल्स टू 2 बाल्मर के लिए, N1 इक्वल्स टू 3 पास्टन के लिए, N1 इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट के लिए और N1 इज इक्वल्स टू 5 फंड के लिए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग लाइन क्या है। हाँ, अगर तुमसे कहे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ शॉर्ट यानी एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी अगर तुम ऑर्बिटल में लोगे, यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब होगी, जब तुम इस सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे दूर फेंक दोगे। तो यहां पर भी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए, तो यहां पर भी N1 इक्वल्स टू 1 और N2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अगर वो कहे लार्जेस्ट वेवलेंथ, तब क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम। तो एनर्जी कम कब होगी, जब N1 इज इक्वल्स टू 1 हो और N2 इज इक्वल्स टू लाइमन के लिए N1 इज इक्वल्स टू 1 हो और N2 इज इक्वल्स टू 2 हो। तो ये छोटी मोटी टर्म समझ के चलनी है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कब होगी, जब तुम किसी इलेक्ट्रॉन को सबसे वन से उठा के इनफाइनाइट पे फेंक दोगे, लाइमन के लिए। अगर बाल्मर के लिए हो कि बाल्मर के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो N1 क्या हो जाएगा, 2 और N2 इनफाइनाइट। अगर वो बोले कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पास्टन के लिए, तो N1 इज इक्वल्स टू 3, N2 इनफाइनाइट। अगर वो बोले ब्रैकेट के लिए लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ मानी सबसे कम एनर्जी, तो N1 इज इक्वल्स टू 4 और N2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये छोटी मोटी टर्म्स समझ के रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। तो सवाल है हमारे पास रेडबर्ग फॉर्मूला के ऊपर, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन द बाल्मर सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल्मर सीरीज के अंदर N1 क्या होता है। बाल्मर सीरीज के अंदर N1 2 होता है। वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन हमें दे रखी है, यानी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू R। Z हम 1 ही ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बता नहीं रखा, तो हम हाइड्रोजन ही मान के चलेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसको लिख नहीं रहा मैं। 1 अपॉन N1 क्या दे रखा है, N1 तो हमेशा बाल्मर सीरीज में 2 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस N2 फर्स्ट लाइन बोली है ना, तो N2 क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर यहां से निकालते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 9 4 जा 36, 5 R बाय 36। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन। ठीक है, तो सेकंड लाइन में क्या हो जाएगा, N1 तो 2 ही रहता है, N2 4 हो जाएगा, यानी सेकंड लाइन के लिए सेकंड लाइन यानी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू
आर इंटू जेड का जेड 1 ही होगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो 16 में से 4 गया, 12r बाय 16 4 जा 64, 2 6 जा 12, 32, 3 जा 16, 3r बाय 16। ये हो गया लैम्डा डैश 1/λ डैश। ठीक है, अब लैम्डा डैश हमें निकालना है क्योंकि हमें तो वेवलेंथ चाहिए सेकंड लाइन की। तो हम पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर देंगे, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा, जब हम डिवाइड करेंगे तो लैम्डा डैश ऊपर आ जाएगा और ये क्या होगा 5r बाय 36 और डिवाइड बाय 3r बाय 16। ठीक है, r से r कट गया, रेडबर्ग कांस्टेंट से रेडबर्ग कांस्टेंट कट गया, 2 8 जा 2 16, 8 2 जा 16, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू 656। ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है ना 656, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा डैश हमारा आ जाएगा 486 नैनोमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, तो हमने निकाल लिया। लिमिटिंग लाइन पूछा है, तो लिमिटिंग लाइन के लिए क्या होगा n12 और n2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो 1/λ डबल डैश, क्योंकि एक नया वेवलेंथ निकाल रहे हैं हम, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, 1/∞ 0 होता है, तो लैम्डा डैश लैम्डा डबल डैश कितना हो गया 4/r। ठीक है, अब इसको दोबारा से डिवाइड करने के बाद जब हम निकालेंगे, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे, तो लैम्डा डैश हमारा आएगा 364.4 नैनोमीटर। ये कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा आ जाएगा। तो इस तरीके से बस ये सब पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन क्या होती है, उसके बाद तो सारी कैलकुलेशन ही है। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन लिमिटिंग लाइन क्या होती है, अभी अगला सवाल हम करेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के ऊपर। तो इस तरीके से टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए, बाकी उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। तुम्हें एक चीज गिवन है और उसको डिवाइड करके दूसरा वेवलेंथ तुम्हें निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेसिक वाला हम लगा रहे हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, जेड के एटॉमिक नंबर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। किस तरीके से n1 n2 लेना है वो मैंने अभी थ्योरी में भी बताया था और क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ। तो सवाल अगला हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज हमें बतानी है। तो लाइमन सीरीज में n1 तो हमेशा 1 ही होता है, n1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, अगर ये ऑर्बिटल से बहुत सारे और यहां पर इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो उसको 1 पहले ऑर्बिट से इनफाइनाइट पहुंचाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो n1 इसमें क्या हो जाएगा 1 और n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू जेड। इस क्वेश्चन में बता रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1/n1 क्या है 1 और n2 क्या है इनफाइनाइट, दोनों का स्क्वायर। तो 1/∞ तो 0 ही होता है और 1/1 1 ही रहेगा, तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/r। और मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि 1/r क्या होता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो 912 एंगस्ट्रॉम की है लाइमन सीरीज में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो इस तरीके के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लिमिटिंग लाइन और फर्स्ट लाइमन सीरीज लाइन, सेकंड लाइमन सीरीज लाइन, इस तरीके के से क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने थ्योरी में बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी बता रहा हूँ। तो एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और रेडबर्ग फॉर्मूला को समझने के बाद हमारा आखिरी टॉपिक आज का लेक्चर है कि क्या ड्रॉबैक रहे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इस लेक्चर में हम जाके उसके ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं।
अरे भाई मैक्सवेल की थ्योरी, प्लैंक की थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल के बाद में आई, उसके बाद ये सारा जो रेडबर्ग फॉर्मूला आया, इन सब के बाद हमें पता चला कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा रदरफोर्ड के मॉडल में। क्यों? मैक्सवेल की थ्योरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे जैसे चार्ज लूज करता जाएगा ये अंदर के शेल्स में आता जाएगा और आखिर में जाकर ये इसमें न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। एक्चुअली में तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो पहली चीज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइन स्पेक्ट्रा को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी एनर्जीज को भी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इनका जो ड्रॉबैक था वो जो अगला लेक्चर हमारा आएगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर ने ये सारे जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में उनको पूरा किया। क्या क्या उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए वो हम पढ़ेंगे। बोहर मॉडल ऑफ एटम का लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है इस लेक्चर से, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। बोहर मॉडल ऑफ एटम से अगर मैं नीट में अगर 10 सवाल मान के चुनूं तो 10 में से 7 बार सवाल बोहर मॉडल ऑफ एटम से ही आता है। रदरफोर्ड और रिडबर्ग मॉडल ऑफ एटम से 1 या 2 बार सवाल आया है नीट में, मतलब 10 में से 7 सवाल जो है वो बोहर मॉडल से आते हैं। तो बोहर मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लंबा डिटेल्ड लेक्चर आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।